फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपकी स्माइल यार एक दिन पहले खत्म हो जाना चाहिए टेस्ट मैच, जरा आराम का वक्त मिल जाएगा। वैसे मैं फील कर रहा था ये, लेकिन कल के बाद मुझे लगा शायद 5 दिन तक चला। हमने तो प्लानिंग की थी आकिब और मैंने कि पाकिस्तान पूरा दिन खेलेंगे आज, लेकिन ये कि क्रेडिट ज़्यादा ताजुल इस्लाम को, क्या बॉलिंग की है। हमने परसों ही बात की थी शायद, क्या एक्शन ज़बरदस्त, उनका स्मूथ एक्शन और ड्रिफ्ट जो करते हैं, डिप और ड्रिफ्ट एक साथ करना, कमाल की बॉलिंग की है। कमाल की बॉलिंग, मतलब ठीक है हमारे साथ आउट किए, लेकिन मजा आ गया बैट बॉलिंग देख के। वाकई बड़े अरसे बाद कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर टेस्ट मैच में जिसने अच्छे बैट्समैन को आउट किया। बिल्कुल। ये उनकी तो तारीफ हम पहले भी कर रहे थे, राशिद भाई भी बड़े इंस्पायर जरा हुए थे उनसे, और डेफिनेटली उन्होंने आज भी बॉलिंग बहुत अच्छी की जब उन्होंने जो है वो क्रूशियल टाइम पर विकेट्स लिए, और वो उन्होंने मोमेंटम बना के दिया बांग्लादेश को। और भी बातें करनी है पाकिस्तान की, जैसा कि मैंने कहा कि बॉलिंग ने जो आखिर में मोमेंटम जो लिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हमने डेफिनेटली ये चीज़ें देखनी है। और फिर ये भी देखना है कि पाकिस्तान ने जो बैटिंग में गलतियां की हैं उसके बारे में हम क्या बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान की साबिक कप्तान हमारी एक्सपर्ट सना मीर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका? बिल्कुल ठीक है। कैसा लगा आपको? इंटरेस्टिंग लगा? आप टेस्ट मैच जरा और 14 विकेटें गिर गई हैं एक दिन में, अब और क्या क्या मांगेंगे। बट ऑफ कोर्स जैसे बात की, ताजुल इस्लाम ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक अगर एक स्पिनर या इवन कोई भी बॉलर हो, फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, अगर वो लेंथ पे डिसीव कर जाए बैटर को कि पता ना चल रहा हो कि फ्रंट फुट जा रहा है बैक फुट जाना है, आई थिंक यही कमाल होता है एक बॉलर का। और वो उन्होंने बहुत मर्तबा किया। आज बाबर अली की भी विकेट देखें, बाबर आजम की भी विकेट देखें तो पीछे चले गए बॉल पे, लग रहा था कि वो आगे खेल सकते थे। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी बॉलर का। तो बहुत अच्छी जगह पे उन्होंने की। और फिर हमारी तरफ से शाहीन शाह अफरीदी की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो हमने जो फास्ट बॉलर से विकेट्स ली थी वो सुबह के मॉर्निंग सेशन में थी, नया बॉल था। अभी उन्होंने शाम के सेशन में भी विकेट्स ब्रेक थ्रू करके दे दिया, ताकि बहुत ज़्यादा लीड ना हो, क्योंकि पिच मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अब सुबह मॉर्निंग सेशन में दोबारा से पाकिस्तान ज़्यादा विकेट्स। आप पूछ भी रही थी क्या सेफ टोटल है जो हम चेस कर सकते हैं, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ, है। मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान तो चाहेगा 150 160 के अंडर रखे, तो 83 पे तो वो अभी हैं, तो कोशिश यही होगी कि 120 से ज़्यादा, अगर 120 तक और चला गया तो फिर ऑब्वियसली मुश्किल हो भी, मुश्किलात आ सकती हैं। बिल्कुल। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ये इंसान जो है, इन्होंने जितना टेस्ट मैच को एंजॉय किया, और सबसे मजे की बात है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इनका एनालिसिस बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो बाइट अब इस टेस्ट मैच में आ गई है ये इसको और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ऑल गुड, ठीक ठाक। आप भी उतनी इंस्पायर हुए जितना मैं हूँ, एकदम से जैसे चीजें ऊपर नीचे होती रही टेस्ट। देखिए कुछ चीजें जो है ना, आदतें जाते जाते भी नहीं जाती। बांग्लादेश की टॉप ऑर्डर बैटिंग, शुरू हुए हैं ये, इन्होंने पहले 4 आउट कराने फिर उन्होंने खेलना है। T20 में भी यही देखा, पिछली इनिंग में भी यही देखा, इस इनिंग में भी यही देख रहे हैं। और शाहीन शाह की आदत नया बॉल से विकेटें लेना। लेंथ बेहतर लगी आपको जो हाँ, बात आगे बॉल किए उसने, और जो स्लिप भी लगी, जो लेग बिफोर भी हुआ, क्योंकि ऐसी पिच के ऊपर अब थोड़ा पीछे करते हैं तो उसका फायदा नहीं है। आगे करेंगे तो वो लेग बिफोर मिलेंगे। ज्यादातर आउट तो यहाँ लेग बिफोर और बोल्ड ही हुए हैं, चांसेस भी उसी के हैं क्योंकि वहाँ घास नहीं है, इस तरह कोई मूवमेंट नहीं है। और एक और मॉर्निंग सेशन वो 2 उन्होंने खेले पहली इनिंग में, तो बेचारों का बुरा हाल हो गया। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने आज पहली दफा खेला और एक में ही हमारा पूरा, और एक में सारे आउट हो गए। तो ये मेरा ख्याल है कि जब वो उसको कवर कर देते हैं और सुबह जब उठाते हैं तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, और वो 2 घंटे जो है वो अजाब है खेलना। अब कल उसका फायदा पाकिस्तान उठाए और इनको अब उठने ना दे, क्योंकि एक और आदत जो पाकिस्तानी है कि जैसी दूसरी टीम खेलेगी हम उनके साथ मिलके क्लोज होके खेलेंगे। तो अब इस मैच में यकजहती दिखाते हैं। ये आज बहुत बड़ा मौका था, लेकिन नो डाउट कि जिस तरह से, क्या नाम है उसका, अतुल ताजुल इस्लाम, मजा आ गया बॉलिंग का। आई थिंक प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर। आप सुबह भी कह रहे थे कंप्लीट एक्शन है, अच्छी फास्ट स्पिन हो तो बड़े बड़े बैट्समैन जो है वो पता नहीं चलता आगे जाना पीछे नहीं जाना। और जो रेवोल्यूशन जो बॉल का होता है ना, वो आपको धोखा देता है, वो आपको कमिट कराता है आगे, और कई दफा बॉल जो है उतनी पास नहीं होती।
और उनका वो जो इबादत है, इज अ गुड बॉलर। उसने इतने लंबे स्पेल्स भी किए हैं, लेकिन 140 के करीब भी अपनी पेस को मेंटेन रखा है, तो फिटनेस लेवल काफ़ी अच्छा है। आई थिंक ये दो पोटेंशियल उनको अच्छे मिले हैं बांग्लादेश को। बैटिंग में आई डोंट नो कि क्या हो रहा है उनके साथ, जिसको भी खिलाते हैं टॉप ऑर्डर में रन नहीं कर रहा। और अब ये डेंजरस है जो मुशफीकुर रहीम जी, जिस तरह वो प्रेशर में भी वो कितने काम होके खेल रहे थे, लग नहीं रहा था। वो लगता है ना कि उसको इतना अपने आप पे भरोसा था कि मैंने नहीं आउट होना। बांग्लादेश के लीडिंग रन स्कोरर भी हो गए टेस्ट क्रिकेट में। और दूसरा अभी लिटन दास ने भी आना, उनको तो बचा लिया ना उन्होंने, आज यासिर को नाइट वॉचमैन बनाया कि पहले भेज दिया। पता तो नहीं। करेंगे ये लग रहा है। और ये भी इनका रिकॉर्ड तो अच्छा है फर्स्ट क्लास का। लेट्स सी अगर ये थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाते हैं, देन लिटन दास है, मेहदी हसन है, तो पाकिस्तान को एक एफर्ट की और जरूरत है। मॉर्निंग सेशन को यूटिलाइज करना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट राशिद भाई, क्योंकि हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने एक 4 जो विकेट्स ले ली, उससे एकदम मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ से आ गया, तो ऑब्वियसली इसको देखते हुए हम जो बैटिंग में गलतियां उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। मतलब बस ये कह दें विकेट मुश्किल था, इग्नोर कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी मैच बाकी है काफी मैच। 39 लास्ट इनिंग में भी अगर देखें 49 थे उनके, और उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी और रन साहब काफ़ी हो गए थे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अच्छी पार्टनरशिप लगती है, क्योंकि यासिर खेले हैं, ये बाउंसर पे थोड़ा सा वीक लग रहे थे पहली इनिंग में, जो यूटिलाइज किया हसन ने, एक आध बाउंसर किया, उसके बाद आगे बॉल की, ये आउट हो गए। तो इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और लिटन दास, एक 3 ये बैटर जो हैं, इनको आउट करना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि 160, 180 इस टाइप के जो स्कोर होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर। लगता है कि कम स्कोर है, लेकिन ऊपर से विकेट अगर गिरती है चेजिंग में, तो टेस्ट क्रिकेट में अमूमन मुश्किलात आती हैं। जो पिच आपने देखी, नीचे भी रही, लो भी रही, सामने से ब्रेक भी हो रही है, सीधी बॉल भी रह रही है, तो इसलिए कम अज कम रन पे हमें आउट करना है। बाकी जो गलतियाँ की वो तो हो गई हैं, स्पिनर्स पे हम लोग आउट हो रहे हैं बड़ी दुनिया भर के, जहाँ पे T20 इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा T20 हो गई है, तो क्या है, स्पिनर्स पे खेलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो मेनली बॉलर जो स्पिनर्स होते हैं वो 7 से 15 ओवर तक बॉलिंग करते हैं, तो ये 1-1, 2-2 रन बनाते हैं, डिफेंस पे नहीं जाते, चाहे बाबर आजम हो, चाहे रिजवान हो, चाहे अदर अली तो खेल नहीं रहे। इसी वजह से दुनिया में जो मिडिल ऑर्डर है वो प्योरली टेस्ट मैच की रखनी पड़ती है। रहाने हो गए या पुजारा हो गए, इस टाइप के प्लेयर, जैसे पाकिस्तान में अजहर अली हैं या असद शफीक थे, तो रीज़न होता है कि आप किस वजह से इनको रख रहे हो। तो हमारे इस मैच में जो इशू आया है, डिफेंस का नज़र आया है हमें। चले अजहर अली की पहली बॉल थी, वो आउट हो गए, वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स पे। बाबर का इशू नज़र आया कि ऑफ स्टंप पे उनके लग गई है, गलत तरह से वो खेले, क्योंकि जाते ही साथ आपको डिफेंस अच्छा होना चाहिए, आप ऊपर जाके किल करेंगे बॉल को, स्पिनर्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प तो होती नहीं है। जब जहाँ पे ज़्यादा ब्रेक नहीं हो रही वहाँ आप आगे जा सकते हैं, जहाँ ब्रेक हो रही है तो आपको चांस होता है शॉर्ट लेग लगने का, स्लिप पॉइंट लगने का, तो उस पर अवॉइड किया जाता है। तो ये देखना पड़ेगा, चौथी इनिंग हो गई बाबर की, और इतना बड़ा गैप नहीं आना चाहिए था उनका, क्योंकि अगर ना वो टर्निंग पे बहुत ज़्यादा आउट हुए, ना उनको बाउंसर हुई है, तो अपनी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है उनसे, और उनको ही पता होगा, ये कोच नहीं बताया, उनको ही पता होगा कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहे हैं। बिल्कुल सेल्फ और अभी इनिंग्स बाकी हैं, 3 इनिंग्स बाकी हैं, और इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम को, और परफॉर्म दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान के लिए बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट बैटर हैं बाबर आजम, और उनका रोल जो है वो डेफिनेटली सारी टीम को भी लिफ्ट करता है। बट सलामी T20 सीरीज भी उनकी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रही वर्ल्ड कप के बाद ऑब्वियसली। फिर टेस्ट मैच में भी आज, जैसा कि राशिद भाई ने कहा कि उनको थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं, बट वो वैसे प्लेयर हैं कि वो ड्राइंग बोर्ड पे वापस चले जाएंगे, तो आप भी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो सोचेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि क्या मसाइल हैं, मैं कैसे उन पे काम कर सकता हूँ। देखिए, ये डिपेंड करता है प्लेयर की अपनी माइंडसेट उस वक्त क्या है। मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा है उनका कि ऑब्वियसली हर सीरीज़ में शायद मैं रन ना कर सकूं, हो सकता है कि फेलियर हो, इस तरह की चीज़ उन्होंने बोली है। सो ऑफ कोर्स वो तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसा होगा, बट प्लेयर ग्रेट प्लेयर्स होते हैं, और ही इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इस वक्त दुनिया में,
तो उनका ये होता है कि वो उठते बहुत जल्दी हैं। तो अब 4 इनिंग्स होगी, जैसे राशिद भाई ने कहा 2 इनिंग्स 3 इनिंग्स ठीक है, लेकिन अब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन होगी कि थोड़ा सा एक फाइट बैक बाबर आजम की तरफ से भी नजर आए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में मेहदी हसन ने उनको जो आज आउट किया है, अगर आप देखें उसके बाद मिडिल ऑर्डर में 36 पे 4 विकेट्स गिरी हैं पाकिस्तान की उस 146 के बाद। तो ये जो है ये अब टेस्ट मैच क्रिकेट में पूरा एक ऐसा सेशन अगर आपका निकल जाए तो मैच आपके हाथ से निकल सकता है। वो तो एक अलग बात है कि इस वक्त जो आखिरी सेशन था वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के फेवर में चला गया और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग शाहीन आफरीदी ने कराई, वरना ये जो मिडिल फेज था जिसमें ऑब्वियसली बाबर आजम भी आउट हुए, अजहर अली, फवाद आलम आउट हुए, रिजवान आउट हुए, तो ये फेज ऐसा था कि जिससे मैच आपके हाथ से कोई और बेहतर टीम होगी इसके अलावा, बांग्लादेश के अलावा, वो फिर आपको वापस नहीं आने देगी मैच। बिल्कुल वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट हम क्योंकि बात करें कि बांग्लादेश ने थोड़ी सी एक मोटिवेशन जरा नजर आई, एक मोमेंटम नजर आया, और वो आया ताजुल इस्लाम की तरफ से। उनकी बॉलिंग आपको दिखाते, जो विकेट्स उन्होंने लिए हैं उस पर जरा एक नजर डालते हैं। और मैं चाहूंगा आकिब भाई आप भी एक दफा ये देखें, जो हम बात करें कि ये जिस तरह से बॉल कर रहे थे और राइट एरियाज को हिट किया। बिल्कुल देखें, एक तो इनका बॉल जो है ये आइडिया नहीं होता कि होते तो जो ब्रेक करते हैं और ये जो स्लाइडर सा करते हैं, इनका एंगल एक ही बनता है, ये ड्रिफ्ट करते हैं, ये अजहर अली को जो डिसीव किया, हाँ, और उसी में फिर ब्रेक भी हो जाता है। तो बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल है कि किसको एक्सपेक्ट करे कि ये ब्रेक है, ये कौन सा ये स्लाइडर है। तो यही इनकी खूबसूरती है, एंगल इतने खूबसूरत बनते हैं, और ये तो बहुत ही शार्प ब्रेक हो गया। और इसी तरह से ये बॉल जो है वो स्लिप में भी चला जाता है, सीधा बॉल इनका, और ये तो बहुत शार्प बॉल हुआ है, फवाद को मौका ही नहीं मिला, हालांकि रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं उसके, लेकिन ब्रिलियंट बॉल, शार्प टर्न, और पिवट भी बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, अभी अब ये देखिए, ये बॉल फिर वो ऐसे ही लगता है जैसे ये ड्रिफ्ट हो के स्पिन होगा, उसी में वो स्लाइडर सा होता है। तो आई थिंक बड़े मुश्किल बॉलर है। राशिद भाई क्या कहना चाहेंगे? आबिद अली थोड़े देखिए, आपके ना स्वीप बहुत अच्छा होना चाहिए। यूनुस खान थे, अदर अली भी मारते थे, ये इनको 1-2 स्वीप अगर अच्छी लगे ना तो ये लेंथ इनकी चेंज हो जाएगी, ऑफ स्टंप के बाहर चले जाएंगे ये। तो ये टैक्टिक्स होती हैं जो बैटर को करनी पड़ती हैं। तो आज जो देखा, हसन अली ने 2 छक्के बड़े अच्छे मारे थे, और ये मैं देख ही रहा था कि किस तरह से ट्रैप करेंगे, और बड़े मजे से इन्होंने आगे निकलवाया कि आए आप। और क्लासिक डिसमिसल टेस्ट मैच का जो होता है, लोग इसमें इसकी बात कर रहे हैं, ये आउट था और बैट पे बॉल नहीं लगी, लग रहा है सर। इसको राशिद भाई क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जो है वो टीवी अंपायर जो है उनकी तरफ ये क्रिटिसिज्म, ये आउट था क्योंकि बैट पे बॉल नहीं लगी, आगे लगे, लग ऐसा रहा है कि दोनों एक साथ आके लगे हैं, बैट और बॉल। लेकिन अगर आप गौर से देखा जाए, एक फीलिंग आती है क्रिकेट की, वो उसमें बॉल नहीं लगी इनकी। और ये देखें, ये आउट नहीं होना चाहिए, ऐसे कैच बिल्कुल अलाउ नहीं होने चाहिए, हाथ से पकड़ने चाहिए कैचेस। मजे की बात ये राशिद भाई कि अपील भी वैसे ही कर रहा है, ये नहीं कि बॉल पकड़ ले और बॉल गिरने भी नहीं दिया, इसमें भी आप क्रेडिट दें। वैसे मैं बॉल जैसे भी हाथ से पकड़ के अपील करनी चाहिए। मैं इस बात में बड़ी हैरान, कैच तो हाथों से मेरा ख्याल कंसीडर होता है, हाँ, लेकिन उन्होंने किसी अगर शर्ट के अंदर चला जाए, आउट तो था डेफिनेटली। और क्योंकि बात कर रहे हैं कि ताजुल जो है वो बॉल को ब्रेक भी कर रहे थे, तो एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, और बात करें टेस्ट मैच की, और आज था तीसरा दिन। जैसा कि हमने कहा कि बहुत सी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे भी डिस्कस करनी है। बट राशिद भाई, हसन अली के बारे में कुछ चाह रहे हैं आप पहले? नहीं, वो 2 छक्के उन्होंने मारे थे, जिस तरह से उन्होंने आउट किया उनको, वो कमाल था जो सेटअप किया। लेकिन हसन अली को भी देखना चाहिए था कि मामूली बॉलर नहीं है वो, कि आप 2 छक्के मार चुके हैं, और अब हम लीड भी ले सकते थे। हसन अली ऐसा प्लेयर है कि जो कि लीड दिलवा सकता था हमें, लेकिन मिस्टेक की। आपको दिखाते हैं राशिद भाई, ये जो आप बात करें, इतने मजे से बैटिंग करता है यार, कमाल है। थोड़ी मेहनत और करें तो अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। ये एफर्टलेस है, ये 2 छक्के मार चुके थे, ये मजे से बॉल की उन्होंने, बहुत दूर फेंक दी ना, ये गलत हुआ वैसे ना। तो बहुत मजे से बॉल की, देखिए क्लासिक बॉल डिलीवरी है ये तो। बुला के साथ में 16 की एवरेज है वैसे। 16 किया। अब आप उनको एज ए बैट्समैन जज कर रहे हैं?
नहीं नुमान कोई अली रीजन दी होगा ना जब जिसकी वजह से उन्होंने भेजा होगा। तो नुमान ने तो 90 टेस्ट मैच में भी किया था। नुमान ज़्यादा मेरे ख्याल से सूटेबल कैंडिडेट थे आउट होने के या स्कोर करने के? स्कोर करने के। वह नुमान का 90 हमें याद है बिल्कुल, और उनके पास एक एबिलिटी थी जो हम बार बार बात कर रहे थे कि वो थोड़ा बेहतर बैटिंग कर सकते हैं। बट सना क्योंकि मोमेंटम ऐसा चल पड़ा था, क्योंकि राशिद भाई कह रहे हैं हसन अली अगर थोड़ा सा वहाँ मैच्योरिटी दिखाते तो उनके पास ये एबिलिटी थी कि पाकिस्तान इस एटलीस्ट लीड को कवर कर सकता है। देखिए इंटेंशन अच्छी थी उनकी कि अटैक करने गए हैं, पर जैसे राशिद भाई ने बात की कि आपने ये भी देखना है कि किस बॉलर पे आप वो काम करने जा रहे हैं। अब एक बॉलर जिसने 5-6 आउट उस वक्त किए हुए हैं तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा और उस वक्त आपकी बॉल पे कंट्रोल भी इतना है कि वो अपनी मर्जी से लेंथ आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, ड्रिफ्ट कर सकते हैं, डिप कर सकते हैं उस वक्त बॉल को। जब आप वैसे विकेट्स ले रहे होते हैं कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। तो ये ज़रूर देखना है। अटैक आई थिंक अप्रोच ठीक है, रन्स आपने बनाने जाने हैं। जब आप इस तरह के बैटर हैं जो कि छक्के मार सकते हैं और फील्ड ऊपर है, कैचिंग खड़ी है, कैचिंग को हटाने के लिए भी ये इंटेंशन अच्छी होती है कि आप जोर से शॉट मारें। पर आपने किस बॉलर को सिलेक्ट करना है, आई थिंक वहाँ पे थोड़ी गलती हुई। अदरवाइज ठीक है, अब वो अपने इसी अटैकिंग अप्रोच से हमने हसन अली को देखा था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल एक ही सिंगल हैंडेडली ले गए थे। तो यही अप्रोच थी। तो अप्रोच अपनी ना बदले, पर आई थिंक बॉलर को ज़रा बेहतर पिक करें। बिल्कुल। आकिब भाई, नुमान और साजिद ने दोनों ने जितने मिल के ओवर्स किए पहली इनिंग में उतने ताजुल ने अकेले किए ओवर्स। 44 और फर्क हमें नजर आ गया। बिल्कुल नजर आया। और ये बड़े अरसे बाद ऐसा स्पिनर जो हैरत थे, श्रीलंकन हैरत, उनके बाद अगर कोई बॉलर है लेफ्ट आर्म जिसके पास क्वालिटी है। बाकी बॉलर आप देखें तो सीधे सीधे लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान है तो उसमें वो क्वालिटी नहीं है कि बॉल ड्रिफ्ट करे और फिर स्पिन हो। हालांकि अच्छे बॉलर हैं, एक्यूरेट है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन इस तरह का टैलेंट नहीं है। ये इंडिया से अक्षर पटेल और जडेजा कर रहे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इंडियन पिचेस पे एसजी बॉल थे वो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये तो सबसे बेहतर मुझे ये बॉलर लगा जिसके अंदर क्वालिटी है। क्योंकि पाकिस्तानी जो बैट्समैन है ये कोई ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंडर ऐसे तो नहीं है कि जो इन पिचेस के ऊपर उनको प्रॉब्लम हो, तो प्रॉपर वे में उसने एयर में बीट किए हैं। एक बॉल जो उसका समझ नहीं आ रही, वो जो स्लाइडर मारता है उसमें और स्पिन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, तो इसीलिए विकेटें जो है वो मिली है। तो अगर हम थोड़ा सा जरा टाइम को जरा पीछे लेके 2016 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान ने अगर मोस्टली टेस्ट मैचेस जीते हैं तो वो अपनी जो स्पिन बॉलिंग एबिलिटी है वहां से पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस जीते हैं, स्पेशली इन कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर अब आप आके देखें तो आपको नहीं लगता कि स्पिनर्स की तरफ से थोड़ा सा और हमें चाहिए था कि वहां से बाइट मिले इस मैच को? देखिए, आपकी आगे प्रॉब्लम्स ये और बढ़ेंगी क्योंकि आपकी ना पीछे कोई तैयार स्पिनर है, ना इनमें उतनी क्वालिटी है कि ये बड़ी टीमों को, जैसे अब ऑस्ट्रेलिया से आप खेलेंगे, इंग्लैंड से खेलें, न्यूजीलैंड या इंडिया से कभी खेलें, तो स्पिनर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप लेग स्पिनर्स जो आपके T20 के हैं वो उनको तो आप खिला नहीं सकते। कि उस दिन से हम जिसकी भी देख रहे हैं बैट्समैन की एवरेज, वो रिस्ट स्पिनर या लेग स्पिनर के अगेंस्ट सबकी बहुत अच्छी है। क्योंकि टेस्ट मैच में अब कोई भी नहीं रिस्ट स्पिनर खिलाता। पहले खेलते रहे लेकिन वो यूनिक बॉलर्स, शेन वॉर्न हो गए, कुंबले हो गए, अपना ये था यासिर, तो हमने तो बहुत अरसा गुजारा वो दूसरे के ऊपर। दूसरे ने हमें बहुत ज्यादा सक्सेस दिलवाई है जो हमें मिलती रही है, स्पेशली UAE के अंदर। जब से ये दूसरा खत्म हुआ है तो हमारे जो स्पिनर्स थे जो इसके ऊपर डिपेंड करते थे, अब ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हमारे पास उस क्वालिटी का अभी कोई नजर नहीं आ रहा। तो इनको तैयार करना पड़ेगा और उनको फिर सिर्फ टेस्ट मैच या 4 डे खिलाएं। इनको कैसे जब भी उनको लेके जाते हैं T20 में, वहाँ उनकी वो बॉलिंग जो वो खराब हो जाती है। जफर गौहर हो गए या मोहम्मद नवाज हो गए, इनकी बॉलिंग को कैसा देखते हैं आप? देखिए, जफर गौहर को खिलाया पिछले दिनों इन्होंने, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक तो उनकी हाइट बहुत छोटी है, दूसरा उनका बॉल भी एयर में ड्रिफ्ट नहीं होता, सिंपल बॉलर है। आपको ढूंढना ऐसा पड़ेगा जैसे वो हमारे पास थे जुल्फकार बाबर, उस बॉलर को बहुत लेट खिलाया। वो बॉलर हमारे जितने भी अच्छे हैं वो लेट खेले, यासिर हो जाए, सईद अजमल हो गए, अब्दुल रहमान हो जाए, नुमान अली भी अराउंड
320 विकेट हैं इनकी, और 300 विकेट होने के बाद, और मोस्टली वो यहाँ पे खेले KRL में थे। किसको लेट खिलाना चाह रहे हैं नहीं, आप? मेरे ख्याल से नोमान अली अब जब तक खेल सकते हैं खेले, क्योंकि इनसे अच्छा स्पिनर मुझे नजर नहीं आ रहा, लेफ्ट आर्म स्पिनर। राइट आर्म में काम करना पड़ेगा, मुशी काम कर रहे हैं ये इस पे यासिर शाह के ऊपर। अभी भी यासिर शाह को मैं प्रेफर करूंगा कि वो इन टीम के खिलाफ तो नहीं, अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ रही है उसके लिए तैयार करना पड़ेगा आपको यासिर शाह को। लेकिन अगर आप ना कर पाए तो फिर क्या आप शादाब के साथ वापस नाइल ही जाएंगे? हमारी, नहीं फिर आप शादाब अगर हमें तैयार नहीं किया, इतना बड़ा एनसीए पे ताला लगा दें आप। तो जाहिद महमूद के बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए ट्राई नहीं किया हमने, क्योंकि विकेट्स तो बहुत T20 में ठीक है, हमने 3 बाउंड्री पे लिए, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन पे लेके यहाँ पे बॉलिंग करवाई, छक्के मारो चौके मारो, बाउंड्री पे कैच हो गए, विकेट हो गए, 6 पॉइंट का 6 का अकाउंट में रेट आ गया। जब आप टेस्ट मैच में आते हैं ना, आपको स्लिप भी चाहिए, स्लिप पॉइंट भी चाहिए, शॉर्ट लेग भी चाहिए। 3 ये हो गए, एक कीपर हो गया और एक बॉलर हो गया, 5। अब 6 फील्डर हैं टोटल आपके पास, और कोई भी पीछे नहीं जाएगा। एक आपका डीप जाएगा स्क्वायर लेग जो कि स्वीप के लिए, सब ऊपर हैं। जहां आपकी शॉट हुई या आगे वॉली हुई, चौका है। तो वहां पे अगर शुरू के 2-3 ओवर में आपको प्रॉब्लम हो गई तो पूरा मैच टेस्ट मैच गया आपका। तो इस वजह से बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। आपके पास बेस्ट अवेलेबल टैलेंट या बॉलर कौन है जिसको आप बेहतर बना सकते हैं, तो वो यासिर शाह है। और अगर उनकी इंजरी है तो डिफरेंट केस है कि उनके शोल्डर की इंजरी है या बैक इंजरी है, वो अलग चीज है फिर, वरना फिर आपको डेवलप करने पड़ेंगे बेहतर। और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। जाहिद महमूद को देखें, जिम्बाब्वे में वो गए नहीं, वहाँ पे खिला सकते थे, इनके खिलाफ यहाँ पे ट्राई करके आप देख सकते हैं। अगर आप विजनरी हैं, देखना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज को खेलते हुए, आपको उस सीरीज की तैयारी, उस सीरीज की तैयारी बिल्कुल करनी है। बट इस मोड में मैं वापस आता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि पहले आबिद अली की थोड़ी सी हम बात कर लें। बहुत लंबी बैटिंग की, थोड़ी सी कम हाँ, बारी तो लंबी है। बारी चले देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं कितनी लंबी बारी की उन्होंने। यार 153 रन हमारी टीम ने किए, 133 इन्होंने किए, तो 286 रन बनते हैं, तो आधे रन तो इन्होंने कर दिए। 52 अब्दुल्ला शफीक, बहुत ही कमाल बैटिंग है। देखें अब एहसास हो रहा है कि कितनी अच्छी बैटिंग की है, क्योंकि ये स्पिनर्स पे जो सुबह हमने बात की थी, 103 104 का इनका एवरेज है सिर्फ स्पिनर्स के ऊपर, और दोनों पे इक्वली गुड खेले, चाहे फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो। और मैच विनिंग आप इनिंग कह सकते हैं इस चीज को। सनामीर कॉन्फिडेंट थे इनिंग्स के शुरू में, जब पाकिस्तान ने पहली इनिंग शुरू की, नर्वस 90s में थोड़े से फंस गए। उसके बाद ये कि जब आज आए तो हमने देखा कि काफी टेम्परामेंट और कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे। बिल्कुल टेम्परामेंट शो किया। जो हम बात कर रहे थे कि 36 रन पे 4 आउट हुए, फिर भी ये खड़े रहे। फ़हीम अशरफ को भी आके थोड़ा टाइम मिला सेटल होने का, तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विकेट के ऊपर विकेट 2 सेट बैटर्स की नहीं गिरी, उसकी वजह से भी कुछ पाकिस्तान को एक्स्ट्रा रन्स मिल गए। अदरवाइज इससे भी कम रन्स पे पाकिस्तान आउट हो सकता था। और ऑब्वियसली फिर हमें पता है कि 4th इनिंग्स में और मुश्किल है। देखें वेट ट्रांसफ़र बड़ा अच्छा है, लेंथ को बड़ी जल्दी रीड कर रहे हैं, और दोनों तरफ कंप्लीट प्लेयर हैं। स्वीप की जो राशिद भाई ने बात की कि खेला है उन्होंने स्वीप, उन्हीं ने डिस्टर्ब किया स्पिनर्स की लाइन को थोड़ा, क्योंकि इस पिच पे फीट यूज़ करना, डाउन द विकेट आना इतना आसान नहीं, हमने किसी को भी नहीं देखा कि बहुत कमांड से वो स्पिनर्स पे कदमों का इस्तेमाल कर सके। आकिब भाई, ताजुल को अगर आज कोई वाकई बेहतर खेला तो वो यही थे। जब वो खेल रहे थे तो हमें कल ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी तो बॉलिंग इस काबिल नहीं है, वो कैसे करेंगे। बिल्कुल, और ये क्वालिटी है कि वो कितना अच्छा स्पिनर्स को खेलते हैं। जैसे ही दूसरे बैट्समैन आए हैं तो एक विकेट गिरी है, तो फिर समझ आई है कि बॉलिंग वो अच्छी कर रहे थे, लेकिन वो खेल अच्छा रहे थे। तो यही फ़र्क है जो नज़र आया। और अगली इनिंग में भी आपको अगर आप, ये मुझे लग रहा है कि अगर वो थोड़ा सरवाइव कर गए सुबह का 1 घंटा, इसमें एक चीज आप देखें, जो तो ये लंबे जाएंगे, वो रन बनेंगे। ताजुल इस्लाम ने जो बॉलिंग की, इनको भी अजहर अली वाली बॉलिंग हुई है कि आगे नहीं जाते ज़्यादा, ये छोटे पाँव से खेलते हैं और वहीं पे वेट करते हैं, तो अच्छी बॉल निकल जाती है। तो अजहर का देखें, वो बीच में आके बहुत आगे चले गए थे खेलने के लिए, तो इनका क्या है, ये वेट ट्रांसफर इनका है कि छोटे से पाँव से खेलते हैं, वहीं से आगे जाते हैं थोड़ा सा और वहीं से पीछे, इस रीजन में रन इसी वजह से उन्होंने ज़्यादा बनाए। बिल्कुल। मैं फिर उसी आर्गुमेंट पे आ जाता हूँ जो पहले भी और एक और प्लेटफॉर्म पे भी बात की थी मैंने और सना भी वहाँ थी, कि हम यही देखते हैं कि हमारे यहाँ आके भाई स्पिनर जो है वो लेट डेवलप होता है, मतलब वो उसको बहुत लेट में, जैसा राशिद भाई ने कहा। लेकिन अगर हम अभी से उस फ्यूचर की तैयारी नहीं कर रहे तो फिर आप भी एग्री करें कि ताला लगा दें फिर? ताले की बात नहीं है। एक ना हमारे यहाँ होता क्या है कि
एक रजीम जाती है दूसरी आती है, जो उसके लोग होते हैं वो वहीं छोड़ देते हैं, नए भर्ती कर लेते हैं, वो डेवलप होने की तरफ जा रहे होते हैं, फिर चेंज आ जाती है। तो इसका ताल्लुक जो है नीचे डेवलपमेंट से नहीं होना चाहिए कि जी आप सारा कुछ नहीं बदलें, जो एक चीज़ चली जा रही है, और लोगों को टास्क ओरिएंटेड जॉब्स दें। अगर मुश्ताक अहमद इतने अरसे से NCA में हैं तो उनसे पूछें कि कितने लोग तेरे पास, यंग कितने हैं, मीडियम कितने हैं, और रेडी कौन है, कोई है या नहीं है। लेकिन उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि एक काम सोच समझ के करें। कभी वो लीग्स में चला जाते हैं, कभी वो 100 दिन का उनका NCA से कॉन्ट्रैक्ट है, तो फोकस हो कि अगर एक काम अगर आप करें कि मुझे स्पिनर्स जो हैं वो 2 साल में या 3 साल में अगर टारगेट करें ना आप, तो ये हो नहीं सकता कि आप अंडर 19 के बच्चे को 3 साल लगा के इस काबिल ना कर सकें, क्योंकि अंडर 19 से ए टीम से पाकिस्तान टीम, तो कैसे हो सकता है कि आप पूरे पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उनको लाएं, उनके साथ काम करें, फिर उनको मॉनिटर करें जब वो डोमेस्टिक में खेलते हैं कि वो कहाँ तक रेडी हुए हैं, क्या क्या चीज़ें उनको ठीक करनी चाहिए। लेकिन आई थिंक कि ये जो जॉब लेने वाला चक्कर है ना, देने भी बंद कर देनी चाहिए और इस तरह की जॉब लेने भी बंद कर देनी चाहिए। प्रोफेशनल एक सवाल आया उड़ता हुआ अभी सुनाई दिया मुझे, उमर खान को डेवलप कर सकते हैं T20 में कर सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट में नहीं अभी नहीं। सर होता क्या है कि हम लोग जो सुबह बात कर रहे थे, हमारी होती है 3 डे की क्रिकेट होती है अंडर 19 की। अगर 2018-19 का मैं सीज़न देखता हूँ तो 20 में से 19 स्पिनर नज़र आएंगे, क्योंकि लिमिटेड ओवर्स होते हैं, 85 ओवर या 80 ओवर्स की पहली इनिंग होती है। उसमें हर कोई बाद में बाउंड्रियों पे कैच आउट हो जाते हैं और बॉल कोकोबोरा नहीं होता उनके पास। आप कोई भी देखना चाहे 17-18 और 18-19 का सीज़न देख सकता है, उसमें बॉलिंग के चैट में जाएं, वहाँ पे उनको मालूम चल जाएगा कि स्पिनर्स ने आउट किए हुए। फर्स्ट क्लास में हम आते हैं तो तमाम फास्ट बॉलर ने आउट किए हुए होते हैं। तो क्या है आपकी, हमने जो अपनी लिमिट की हुई है ओवर्स की अंडर 19 की, वो हमें हटानी पड़ेगी। जब बैटर खेलेगा विकेट ही नहीं देगा तो आउट कैसे करेगा वो। और अभी भी आप देखें मोबाइल में आपके पास होगा, इस साल भी जो स्पिनर्स ने आउट हुए हैं उसकी जो एवरेज है 41 की है, और उन्होंने ज़्यादा आउट किए हुए हैं 29-28, फास्ट बॉलर ने कम आउट किए हैं। आपके डोमेस्टिक कैसे खेली जा रही है, किस पैटर्न पे खेली जा रही है, उससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक है आपके प्लेयर प्रोड्यूस करने का। जितने भी पुराने प्लेयर जो एकदम से नज़र आते हैं स्पिनर, वो पुराने वाले प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि उस ज़माने में डिफरेंट बॉल से खेला करते थे, डिफरेंट पिचेस पे खेला करते थे। मैं सईद अजमल की अगर बात करते हैं, यासिर शाह की अगर बात करते हैं, या जुल्फ़िकार बाबर की, उसके बाद के बॉलर्स डिफरेंट हैं। यासिर शाह भी 7 से 8 या 9 सीजन खेलने के बाद पाकिस्तान टीम में आया, हादसाती तौर पे आया था। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है ये जितने बॉलर बने हैं, जितने प्लेयर्स बनते थे, वो बनते थे बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट्स। उसकी एक टेक्निकल रीज़न है। डिपार्टमेंट जो है वो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स देते या नौकरियां देते थे, चूँकि वो हर साल नौकरियां दे के तो वो इतनी नौकरियां तो नहीं दे सकते, तो सोच समझ के लड़का सिलेक्ट करते थे, फिर उसी को रेगुलर खिलाते थे, इन्वेस्टमेंट होती थी और वो रेडी हो जाता था। अब ये जब ये रीजन की आप बात करते हैं, या अभी जो जोन से बनाया इन्होंने, वहां पे कितने लोग हैं जो वेट कर रहे होते, देखें जी इसको नहीं खिलाया, उसको नहीं खिलाया, एक सीजन किसी को खिलाएंगे, दूसरा किसी को खिलाएंगे, तीसरा किसी को खिलाएंगे, डेवलप कोई नहीं होगा, क्योंकि आप के पास प्रेशर इतना पीछे होता है और आपने लोगों को खुश भी करना होता है। इसलिए इस सिस्टम में आपको प्लेयर्स को डेवलप होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और प्लेयर की अपनी भी मोटिवेशन बड़ी कम है आजकल। अगर आजकल हम अगर प्लेयर से, चाहे लड़कियों में बात करें लड़कों में बात करें, कि मोटिवेशन बड़ी कम है, क्योंकि ये इनसिक्योरिटी जो है, अनसर्टेनिटी है कि पता ही नहीं अगले सीजन में मैं हूँ नहीं हूँ। तो जैसे कोचेस आप बात करें, इवन दो उनके तो फाइनेंशियल फ़र्क किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स है कि वो बहुत सी जगहों पे काम कर रहे हैं, इसी तरह वो प्लेयर्स भी एक वक्त में किसी टाइम पे किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिर वीकेंड पे आके थोड़ी सी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि उनको भी किसी तरीके से अपनी लाइवलीहुड को रखना को चलाना। सिलेक्शन जो है सेंट्रलाइज की हुई है इस वक्त भी। जो भी सिलेक्शन कमेटी है, चीफ सिलेक्टर हैं, अब उनकी इतनी से है कि वो रीजन में प्लेयर चेंज कर सकते हैं, प्लेइंग 11 क्या खेलेगी उनमें वो डिसाइड करते हैं। तो क्या सेंट्रलाइज कर दिया आपने। पहले जो आकिब जो बात कर रहे हैं वो डिफरेंट टीम है। कराची की टीम में कोई बोर्ड का बंदा नहीं डाल सकता था कि लाहौर की या कराची या पेशावर की टीम में,
वो उनकी अपनी एक वो थी, बोर्ड था उनका, वो चलाते थे डिपार्टमेंट में। कि बोर्ड से या चीफ सेलेक्टर ये नहीं बोलेगा यार कि आकिब को नहीं खिलाना, मोहम्मद जाहिद को खिलाना है, ऐसा नहीं होता। लेकिन आज आपकी टीम में, अगर मैं किसी भी टीम की बात कर रहा हूँ, जो जिसको बोल रहा हूँ समझ रहा होगा कि किसी भी टीम में 2 प्लेयर अगर चेंज कर रहे हैं तो सिलेक्शन कमेटी जो है आपकी वो चेंज कर सकती है। जो सेंट्रलाइज कर दिया आपने, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उनकी पावर रीजन को देनी पड़ेगी और उनकी अपनी सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, अपनी सारी टीम होनी चाहिए। अब ऑटोनॉमी दी जाए रीजन को। अंडर 19 से लेके वुमेन टीम हो, अंडर 16 हो, जो कुछ है बोर्ड चला रहा है। पहले ऐसा नहीं था, अब किसी को दे ही नहीं रहे, आप कुछ नहीं दे रहे, खुद ही चला रहे हो सारा। इसकी आपको एक मजे की मैं स्टोरी बताती हूँ। हमारा एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा था, तो एक लड़की को कप्तान बनाया, मैं उसके अंडर खेल रही थी। तो वो आई मेरे पास कि प्लीज मुझे थोड़ा सा बताएं, हमारे एक दिन पहले टीम दी कि हम इसको कैसे खिलाएं, किसको ओपन कराएं। वो आधा घंटा बैठ के हमने पूरी मीटिंग की कि अच्छा इसको तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी हम मीटिंग कर रहे थे, उतनी देर में सेलेक्टर्स आए, उन्होंने कहा ये आपकी 11 है, ये आपका बैटिंग ऑर्डर है, ये आपने खिलाया। सारी चीजें जो है वो आपको दे दी गई। तो फिर उस तरीके से ना आप कप्तान डेवलप करते हैं, ना आप प्लेयर डेवलप कर सकते हैं, और ना आप आपके लड़ने वाले अंदर कप्तान देखिए आखिर इसमें बहुत सारे दिमाग थे पहले क्रिकेट में ना। 50 लगा लो पूरे पाकिस्तान से, अपनी अपनी टीम बनाते थे और इनपुट देते थे, उसमें नए लड़के निकाल के लेके आते थे। अब एक जगह सेंट्रलाइज करके एक जगह बोर्ड से बैठ के आप पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चला सकते। आपको पता है अभी ये भी फैसला किया जा रहा है, खबर ये भी तो कंफर्म होगी तो डेफिनेटली पता चलेगा कि डोमेस्टिक में भी फॉरेन कोचेस लाए जाएं। आप सोचें, मैं एक छोटी ब्रेक लेता हूं, वापस आते हैं तो फिर देखते हैं राशिद भाई इस पे क्या कहते हैं। गेम ऑन है, वेलकम बैक टू गेम ऑन है। सना आपने एंजॉय किया जो आखिरी एक पाकिस्तान ने जो एक पंच मारा बांग्लादेश को, जो विकेट्स ली? बिल्कुल, वो जो पूरी बैटिंग में आपको दोबारा दिखाएं, जो गलतियां हुई हैं वो उन्होंने साफ कर दी, कंसोलिडेट कर ली। एक बार आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह थोड़ा सा कमबैक मारा, जरा 4 विकेट्स ली। जी आकिब भाई, लाइन एंड बेहतर की है हमने, आगे किया बॉल और विकेटों में बॉल करेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं इस पिच के ऊपर आउट करने के। देखिए बॉल अंदर की तरफ स्विंग हुई और ये ऐसा आउट था कि ना भी दिया जाता तो फिर रिव्यू में नहीं मिलना था, नहीं मिलना था। और लेकिन ये है कि ये देखिए आगे बॉल स्विंग हुआ, आउट स्विंग लेफ्टी के लिए। इनकी टेक्निक भी नया हुई, देखे ना पाँव देखें इनके। हाँ तो वो कितनी दूर बैट चला गया। इनको पुरानी बॉल से खेलना चाहिए, नए से नहीं खेलते ये। यानी आप चाह रहे हैं कि यासिर भी ओपन करें? मोमिन इनका अहम प्लेयर था जो आउट हुआ दोनों इनिंग्स में। इनसे काफी एक्सपेक्टेशंस थी, ऑब्वियसली हम कह रहे थे कप्तान भी हैं, थोड़े सॉलिड भी थे, बट दोनों इनिंग्स में राशिद भाई परफॉर्म नहीं कर पाए और ये कॉटन बोल्ट फिर वैसे आउट हुए। पहली इनिंग्स में भी हमने देखा कि इनको थोड़ी सी जो है वो मुश्किल पेश आई इसी शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल पर शाइन की तरफ। इस तरह से शॉर्ट बॉल को खेलेंगे तो फिर इनको ओपन से नीचे कहीं खिला लें तो बेहतर है। इनके जो ओपनर्स हैं वो ओपनर्स नहीं है, जैसे हमारे पास भी बहुत सारे ओपनर्स खेले हैं। टेक्निक मिडिल ऑर्डर की होती है, आप जो खुली ड्राइव मारते हैं उसकी जरूरत नहीं है। यासिर को ओपन करा दें। यासिर ये बांग्लादेश देखते हैं, कल देखते हैं। अभी आप हंस रहे हैं अगर तो कल फंस जाइए, कल अगर रन कर दिए तो फंस जाएंगे। बिल्कुल लग रहा है वो स्पिनर से लगता है कि ये उनका होम ग्राउंड भी है। बिल्कुल है, अच्छा होम ग्राउंड है। स्टडी करके आए आप ग्राउंड? नहीं वो बोल रहे थे। अच्छा कमेंट्री बहुत ध्यान से सुनी है इस बार आकिब भाई ने, वो उन्होंने अथर को बहुत एंजॉय किया। मैंने कहा ना आपको सीरीज अगर किसी ने वाकई एंजॉय की है तो नहीं, सभी ने की है, सभी ने। कल के लिए क्या प्लान होना चाहिए सना? पहले सेशन में आए, बस पहले सेशन पे फ़ायदा उठाएं। मेरे ख्याल से पहले जो 15 विकेट्स गिरी हैं वो तो सिर्फ तीनों मॉर्निंग सेशंस में गिरी हैं, तो वो तो अब आप पाकिस्तान को पता है कि उसका भरपूर फ़ायदा उठाना होगा और आई थिंक उठाएंगे भी। पर बस कंसर्न यही है कि 14 हमने आउट किए हैं, उनके 13 सिर्फ फास्ट बॉलर्स किए हैं, स्पिनर ने सिर्फ एक ही आउट किया। तो कल स्पिनर्स को ज़रूर आना पड़ेगा गेम में ताकि कम से कम टारगेट में आउट कर सकें। कम से कम टारगेट लंच तक आउट कर लेना चाहिए। अगर लंच तक आपकी अगर 1 विकेट मिली या 2 मिली तो फिर पाकिस्तान की ट्रबल शुरू हो जाएगी। तो आपकी चेस की क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखो वो तो अब देखते हैं ना कि अब इस हालत में सुबह मॉर्निंग में आके जिस तरह से हमने देखा है 3 दिन किसी से भी नहीं खेला आगे। सुबह वो जब खेलते हैं वो मेरा ख्याल मॉइस्चर अंदर चला जाता है, वो जब ढांपते हैं उसको तो एक तो ऊपर नीचे भी बॉल होता है और दूसरा स्पिन भी हो रही है, होती है, सीम भी होती है। तो वो जो 2 घंटे उसमें खत्म कर देना चाहिए। 6 विकेटें आप करें और कल शाम तक मैच खत्म हो जाए।
मुशफिकुर रहीम, लिटन देखिए, दास, हम लोग प्रिडिक्ट जो कर रहे हैं सारी गलत हो रही है। जैसे आकिब ने भी नहीं, कहा कि हमारी हमें ख्वाहिश है जी। ख्वाहिश है। हमने कहा कि बांग्लादेश ऐसा करेगा और 400 रन कर देगा, वो अगले दिन आके आउट हो गए। पाकिस्तान पूरा दिन बैटिंग करेगा 300 और रन आज करेगा, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। कल के लिए कल पे छोड़ दें, हाँ, कोई ख्वाहिश ना करे। ख्वाहिश ना करें, लेकिन ये है कि अगर वो 100 रन कल 100 रन अगर बना लेते हैं, जो कि पॉसिबल है कि बन सकते हैं, तो 183 की लीड हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। जाते जाते ये बता दें, लोग पता नहीं क्यों पूछते हैं बार बार, कहते हैं आप क्यों नहीं जाते बोर्ड में? मैं अलग काम बोर्ड से नहीं, मैं वो नहीं बनना चाहता ना कि पाकिस्तान टीम से कोचिंग छोड़ी और दूसरे चैनल पे जाके आप बैठ गए। आपका एक रोल होना चाहिए, ठीक है, जो डिफाइंड हो। डिफाइंड हो, सबको पता है कि मैं इधर ही बैठ रहा हूँ या जब तक यहाँ पे हूँ, वरना कहीं और बैठेंगे। तो आप डिसाइड, मैंने अफगानिस्तान सीरीज के बाद डिसाइड कर लिया था कि मैं कोचिंग के लिए ग्राउंड में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी फील्ड ये है। आप यहाँ से भी बैठ के लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। हम जो सीखते हैं, जो बोलते हैं, अपने तजर्बात और अपनी एजुकेशन से बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ जाके कोचिंग ग्राउंड के ऊपर। और जहाँ तक हो सकता है पाकिस्तान टीम हो या पाकिस्तान टीम में जो कोचेज़ हों, उनको हेल्प यहाँ। अब तो खैर आपको डेटा एनालिटिक्स की भी बाकी ना फिंगर स्पिनर की बात, हमारे एजाज जूनियर ने भी मैसेज किया है। हाँ जी, बताइए। 2 साल लेट हो चुका है पाकिस्तान सिस्टम उसको खिलाने में, क्योंकि उसको फर्स्ट क्लास खिला रहे हैं और इस टाइप के बॉलर की एज कम होती है, लाइक 4 ईयर्स है। आपने वैसे ही कराची किंग्स से जब खेले, वो उसके बाद इंजर हो गए थे और उसके बाद भी जल्मी से खेल रहे हैं। इस फर्स्ट क्लास में खेले, ये 11 आउट किए उन्होंने। इससे पहले ग्रेड 2 में खेले, उन्होंने 50 आउट कर दिए। लेकिन जो 50 आपका काउंट ही नहीं हो तो वो क्रिकेट क्या करानी है। तो इनको वाइट बॉल में, इस वर्ल्ड कप में वाइट बॉल में होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग बहुत 2 साल पीछे चल रहे होते हैं और ये जब खेलेंगे जब इनके रिटायरमेंट की उम्र हो जाएगी तब वो फेयरवेल मैच बन जाएगा। अभी नहीं, लेट याद आता है कि क्या जरूरत है। जैसे रमीज भाई ने अभी कहा है कि यार मिस्ट्री चाहिए, तो 2 साल पहले इनको याद नहीं आता मिस्ट्री ही हमें जितवाएगा। ये यही तो मिस्ट्री थी, हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री हो गई। अब हिस्ट्री होगी। बट आकिब भाई, सना एंड राशिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे अब जरूर मुलाकात होगी कल, और देखना यह है कि जैसा कि हमने कहा कि प्रेडिक्शन अभी तक ऑपोजिट ही जा रही है, तो इस बार प्रेडिक्शन नहीं, ख्वाहिश करके देख लेते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मॉर्निंग कंडीशंस का फायदा उठाए, आउट करे बांग्लादेश को और टारगेट को चेस डाउन करे और मैच जीत जाए। मैच ऑब्वियसली आखिरी दिन तक जाता है या नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा। और मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़, क्योंकि गेम ऑन।